काफ़ी लोग जानते हैं टॉप नॉच पुलिस ऑफिसर्स का क्या रुतबा रहता है, ये सब इन्होंने त्यागा और ये किताब लिखी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको और वेट नहीं कराना चाहता हूँ, प्लीज वेलकम मिस्टर अब्दुल रहमान एंड वेरी लाउडली एंड वेरी हार्टेडली। Absent in politics and power, political exclusion of Indian Muslims के मुंबई लॉन्च के मौके पर मौजूद इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट श्री सुधींद्र कुलकर्णी जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के क्लोज एडे थे, एंड ही इज अ प्रोमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल थिंकर। दूसरे हमारे प्रोमिनेंट गेस्ट जनाब इम्तियाज जलील साहब, औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, आरिफ नसीम खान साहब, महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर लीडर, हुसैन दलवाई साहब, एक्स राज्यसभा मेंबर और कांग्रेस के सीनियर लीडर, जनाब रईस शेख साहब, एमएलए भिमंडी से और समाजवादी पार्टी के लीडर, वारिस पठान साहब, एमआईएम के लीडर और नेशनल स्पोक्सपर्सन, राहुल डंबाले साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटीज जिसके बैनर तले ये प्रोग्राम हो रहा है उसके नेशनल चेयरमैन, और मेरे सामने मौजूद मुंबई के सभी साथियों, दोस्तों। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने किताब क्यों लिखी। मैंने सच्चर की सिफारिशें लिखी, मैंने डिनायल एंड डिप्रीवेशन लिखी, और मैंने पाया कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज की टू ऑल एम्पावरमेंट। अगर राजनीति में आपका सही प्रतिनिधित्व नहीं है तो आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, आपके एम्पावरमेंट के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, आप मारे जाते रहेंगे, आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। और इन सारी वजहों के पीछे, यानी हमारा एम्पावरमेंट नहीं है, हमारे खिलाफ तशद्दुद होते हैं, हमें इंसाफ नहीं है, हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये आवाज़ सुनी क्यों नहीं जा रही है? इसलिए सुनी नहीं जा रही है कि जहाँ से सुनाई देती है वहाँ पे हमें गैरहाजिरी है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा, वहाँ पे हमारी प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं है, इसलिए मैंने ये किताब लिखी। कुलकर्णी साहब, पहले चैप्टर में मैंने लिखा है, एक पॉलिटिकल थिंकर थे जावेद आलम साहब, उन्होंने एक किताब लिखी है हु वांट्स डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी भारत में किन लोगों को जमहूरियत चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में दो तबका है, एक गरीब पुअर मार्जिनलाइज्ड एक तबका है, और एक एलीट है, रिच है, अपर कास्ट तबका है। ये दो तबके हैं। जो नीचे के तबके हैं, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं, दलित हैं, कमज़ोर हैं, आदिवासी हैं, इनको डेमोक्रेसी इसलिए चाहिए कि इनको बराबरी चाहिए, इनको इंसाफ चाहिए, इनको सरकारी स्कीम्स में प्रॉपर हिस्सेदारी चाहिए, और इनका मानना है कि अगर डेमोक्रेसी रहेगी तो इनके सारे हकूक जो है, इनके जो राइट्स हैं, दे विल बी प्रिजर्व्ड, दे विल बी प्रोटेक्टेड। अदरवाइज डेमोक्रेसी नहीं रहेगा तो दे विल बी नोवेयर। लेकिन इसके बरक्स जो एलीट्स हैं, अपर कास्ट हैं, जो रिच हैं, उनको डेमोक्रेसी इसलिए चाहिए कि दे वांट टू रूल, दे वांट टू परपेचुएट द स्टेटस को, दे वांट टू ग्रैब पावर। जो मुसलमान हैं वो पहले हिस्से में आते हैं, यानी मुसलमान वांट डेमोक्रेसी इन इंडिया, मुस्लिम्स वांट डेमोक्रेसी इन इंडिया। दूसरा फैक्ट सर उन्होंने लिखा है कि इंडियन मुस्लिम्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। कैसे? चाहे वोटिंग परसेंटेज हो, इलेक्शन कमीशन में उनका फेथ हो, गवर्नमेंट में उनका फेथ हो,
और ये माना जाए कि इलेक्शन और सरकारें जो बनती हैं वो आपके ज़िंदगी को कितना बेहतर बनाती हैं, उनमें फेथ हो, इन सारे इंडिकेटर्स पे मुसलमानों की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। इसका मतलब है कि मुसलमानों ने इस देश में डेमोक्रेसी को सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा मदद की है। ये नंबर 1 फैक्ट है। सेकेंड फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। यानी ये पॉलिटिकल जस्टिस का ही मतलब है कि एवरी कास्ट और कम्युनिटी विल बी रिप्रेजेंटेड प्रोपोर्शनेटली इन पॉलिटिक्स। ये नहीं है। थर्ड फैक्टर है सर, यूएनओ के इतने सारे कन्वेंशंस है, इतने सारे उनके एसोसिएटेड बॉडीज हैं, उनका कहना है कि कोई भी माइनॉरिटीज हो, किसी भी देश में हो, उनके पॉलिटिक्स में उनका प्रॉपर शेयर बहुत ज़रूरी है फॉर द पीस एंड प्रॉपर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। और चौथा जो फैक्टर है, मुसलमान ज्योग्राफिकली मौजूद हैं, उनके पार्लियामेंट के सीट्स हैं, उनके असेंबली के सीट्स हैं, जहां से वो चुन करके प्रॉपर नंबर में असेंबली और पार्लियामेंट में जा सकते हैं। तो मैंने आपको 4 फैक्टर्स गिनाए। नंबर 1, ग्रेटर रोल इन सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। थर्ड, यूएन प्रोविजंस। एंड फोर्थ, ज्योग्राफिकल प्रोविजंस। ये सारे प्रोविजंस होने के बावजूद भी मुसलमानों का पार्लियामेंट और असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही खराब है। सर मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहूँगा। सर 1952 से लेकर के 2019 तक 17 इलेक्शन हुए हैं, जिसमें 8,992 एमपी चुन करके आए हैं। मुसलमानों को आबादी के ही एतबार से 1,070 एमपी चुन करके आने थे और चुन करके आए सिर्फ 520। इसका मतलब है कि उनको 52% का डिप्रीवेशन है। डिप्रीवेशन का मतलब है अगर वो 100 डिज़र्व करते थे तो उनको 48 मिले हैं और 52 उनको हासिल नहीं हुआ है। दूसरा जो फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, यानी आज जितने जो एमएलएज हैं सारे भारत में, चाहे वो किसी भी स्टेट्स के हों, सर आज पूरे भारत में सभी स्टेट्स में 4,123 एमएलएज हैं। मुसलमान डिज़र्व करते हैं 587, उनके सिर्फ 296 एमएलएज हैं और इस तरह से उनको लगभग 50% का डिप्रीवेशन है। आज भारत में स्टेट्स में, राज्यों में टोटल 599 मिनिस्टर्स हैं, उसमें सिर्फ 42 मिनिस्टर्स हैं। ये हालत है मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन का। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात करें तो 1952 से लेकर के 2019 तक महाराष्ट्र में 821 एमपी चुन करके आए हैं। मुसलमान डिज़र्व करते थे 76 और चुन करके आए हैं सिर्फ 18। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में जो डिप्रीवेशन है वो ऑलमोस्ट 76.32%, यानी 100 अगर डिज़र्व करते थे तो सिर्फ 24 उनको मिले हैं और 76 उनको नहीं मिला है, डिप्राइव हुआ है। मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि एक ही मौका था 1977 में जब सिर्फ 3 एमपी चुन करके आए थे, अदरवाइज बाकी समय में 1, 0 इस तरह से चुन करके आए हैं। 1998 में 0, 1999 में 0, 2004 में 1 इन द फॉर्म ऑफ अब्दुल रहमान अंतुले, 2009 में 0, 2014 में 0 और 2019 में 1 जनाब इम्तियाज जलील साहब जो हमारे सामने मौजूद हैं। स्टेट्स की जहां तक बात करें, एमएलएज की मैंने बात कही, अभी तक 4,395 एमएलए चुन करके आए हैं महाराष्ट्र में। आबादी के हिसाब से मुसलमानों को चाहिए थे 404 और चुन करके आए हैं 145, उनको 64% का डिप्रीवेशन है। तो ये महाराष्ट्र के हालात हैं और देश के हालात हैं। इनकी वजह यह है कि सर कॉल पोलो ने एक किताब लिखी थी द अल्केमिस्ट, और उसमें लिखा है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं दिल से तो बाकी जो चीज़ें हैं
द फैक्टर्स अपने आप शुरू हो जाती हैं। आई मीन द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू हेल्प यू। लेकिन इसका उल्टा हुआ है मुसलमानों के लिए, यानी मुसलमानों को राजनीति से कैसे मार्जिनलाइज किया जाए, उनको कैसे बाहर किया जाए। यहाँ पे जितने भारत के जो डेमोक्रेटिक जो कंपोनेंट हैं उन सब ने मिल करके काम किया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो यहाँ की इंटेलिजेंसिया हो, स्कॉलर्स हो, सब ने मिल करके मुसलमानों को पॉलिटिक्स से बाहर करने का एक प्लान बनाया है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि उन्होंने मुसलमानों के 10 से 15% की सीट्स दलितों के लिए उन्होंने रिजर्व करके रख दिया है, यानी वहां मुसलमान इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। एडवर्स जेरीमैंडरिंग का मतलब है कि मुसलमानों के जो डोमिनेटेड सीट्स हैं उनको इस तरह से काटा गया है, डिलिमिटेशन कमीशन ने ऐसे काटा है कि उनको माइनॉरिटी बना करके रखा है, यानी वहां से आप चुन करके नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होने वाला है, आप सभी लोग जागरूक होइए, और अगर आपको लगता है कि आपके एरियाज को प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरह की हरकत हैदराबाद में हो रही थी, MIM में कोर्ट में गई और जाकर के उन्होंने इस चीज को बचाया था। तो ये सारी चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जहां तक बात करें तो छोटे छोटे इशूज जैसे फंडिंग, EVM का यूज, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, छोटे पार्टियों को कैसे रिप्रेजेंटेशन में, इसमें तरह तरह के पेपर्स पब्लिश हुए हैं, लेकिन मुसलमानों को आज तक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया है। लेकिन सबसे जो मेजर रोल है सर, सबसे मेजर रोल है मुसलमानों को पॉलिटिक्स से बाहर करने की, वो है पॉलिटिकल पार्टीज की, जिन्होंने उनको प्रॉपर नंबर में टिकट नहीं दिया। आई मीन दे हैव नॉट गिवन द प्रॉपर शेयर इन नॉमिनेशंस। मैं आपको ये आंकड़ा आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा सर, पेज 85 देखिए। कांग्रेस ने 1952 से लेकर के अभी तक 6.83% टिकट दिया है, यानी हमारी आबादी नेशनल लेवल पे 14.2% है। और कांग्रेस जो क्लेम करती है कि हम मुसलमानों का वोट लेते हैं और उनके लिए हम काम करते हैं, उन्होंने सिर्फ 6.83% नॉमिनेशन दिया है। भारतीय जनता पार्टी आज़ादी से लेकर के अभी तक, पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने टोटल 50 टिकट दिए हैं और उनके सिर्फ 4 MP चुन करके आए हैं। CPI ने 5.06%, CPM ने 10.2%, बाकी जो रीजनल पार्टीज है या OBC बेस्ड पार्टीज है उनका भी परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब इसको अगर हम महाराष्ट्र के लेवल पे देखें कि महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों को टिकट मिला है, तो आप देखेंगे 2004 में मुझे लगता है कि 2 टिकट मिला था, 2009 में 2 टिकट मिला था, एक कांग्रेस ने दिया था, एक NCP ने दिया था, 2014 में 1 टिकट मिला था और 2019 में भी एक कांग्रेस ने टिकट दिया था। आबादी के हिसाब से यहाँ पे 48 सीट्स हैं, मुसलमानों की आबादी लगभग 11% है, और आबादी के हिसाब से देखा जाए तो पार्लियामेंट में मुसलमानों को कम से कम 5 टिकट मिलने चाहिए। और यहाँ की जो प्रोमिनेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्लेम टू टेक मुस्लिम्स वोट, और जो चंक में उनके वोट्स लेते हैं NCP एंड कांग्रेस, उन्होंने सिर्फ 1 या 2 वो भी नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन दिया, और ऐसे जगह से दिया है जहां पे जीतने की कोई गुंजाइश ना हो। उसके बाद अगर असेंबली की बात करें, यहां पे 33 MLAs हम डिजर्व करते हैं। आबादी के हिसाब से कम से कम 33 टिकट मुसलमानों को मिलना चाहिए, लेकिन फिर ये दोनों पार्टियों ने 14-15 से ज़्यादा इन्होंने टिकट नहीं दिया है। यहाँ पर भी डिप्रीवेशन है। जहाँ तक हमारे एरियाज़ की बात है तो मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों, जैसे मैंने कहा ना कि एक जोग्राफिकल फैक्टर है जहाँ से मुसलमान चुन करके आ सकते हैं, वो पार्लियामेंट और असेंबलीज के लिए है। ये मैं दोनों आपको पढ़ करके सुनाऊंगा।
जो मुस्लिम मेजॉरिटी जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं महाराष्ट्र में, मैं वहाँ पे वो सीट्स और वहाँ पे मुसलमानों का क्या परसेंटेज है मैं आपको बताऊँगा। धुले 24%, औरंगाबाद 20%, भिवंडी 17 to 18%, नांदेड़ 15%, परभनी 16%, लातूर 15%, अकोला 19%, थाने 15%, और 6 seats of Mumbai each has 18 to 20% of Muslims। लेकिन एक अकोला छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों से मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता है। जहाँ तक मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरियाज़ हैं असेंबली के हिसाब से अगर उनको हमको देखें तो वो हैं धुले सिटी। ये ऐसे सीट्स है जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 35-40% से ज़्यादा है। यहाँ पे मुसलमानों की हक भी है वहाँ से खड़े होने की, और वहाँ से जीत करके भी आ सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर जगह पे टिकट नहीं दिया जाता। वे सीट्स हैं धुले सिटी, चोपड़ा, रावेर, मालेगांव सेंट्रल, जलगांव सिटी, बालापुर, नागपुर सेंट्रल, अमरावती, कारंजा, अकोला वेस्ट, नांदेड़ सिटी, किन्वट, नांदेड़ साउथ, परभनी, जालना सिटी, औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद वेस्ट, औरंगाबाद ईस्ट, माजलगांव, बीड, उदगीर, लातूर सिटी, उस्मानाबाद, भिवंडी वेस्ट, भिवंडी ईस्ट, मुंब्रा कालवा, वर्सोवा, मानखुद, शिवाजी नगर, चेंबूर, कुर्ला, सायन, कोलीवाड़ा, वडाला, बायकुला, मुंबा देवी, चांदीवली, मालाड, सांगली और मीरज। ये ऐसे एरियाज हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30-35% से ज़्यादा है और वहाँ से चुन करके आने की हैसियत है। लेकिन उनको यहाँ से ऑफकोर्स मुसलमान जो एमएलएज हमारे सामने बैठे हैं या यहाँ पे मौजूद नहीं, इन्हीं जगहों से चुन करके आए हैं, लेकिन सभी जगहों से उनको टिकट नहीं दिया जाता है। इसमें हमारे इंटरनल रीजन्स भी है। मैंने किताब में पाया है कि मुसलमानों ने भी पॉलिटिक्स को ज़्यादा तरजीह नहीं दी, प्रॉपर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं किया, लीडरशिप जनरेट करने की कोशिश नहीं की, और ऐसे लीडर्स उन्होंने जनरेट करने की कोशिश की जो ज़्यादा दूर तक ख्वाब नहीं देखते हैं। तो ये सारे हम लोगों में भी कमियां हैं और इन सारी चीज़ों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि पॉलिटिक्स डिसाइड्स एवरीथिंग, अगर राजनीति सारी चीज़ों को डिसाइड करता है, सारी चीज़ों का निर्णय लेता है, तो हम उसमें महारत हासिल क्यों नहीं करते हैं? हमारे बच्चे पॉलिटिक्स में ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते हैं? हम लोग आ करके सिर्फ मुस्लिम एरियाज़ में नहीं, बाकी सारे लोगों के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? हम सेकुलर वे ऑफ पॉलिटिक्स क्यों नहीं डेवलप करते हैं? हम लोग क्यों उर्दू, मदरसा, एएमयू, शरिया या जो रिलीजियस राइट्स है उनके इर्द गिर्द हम पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? हमको बाहर निकल करके जो सेकुलर मुद्दे हैं उन पे भी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और बाकी जो डिप्राइव्ड जो तबका है, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, गरीब हैं, ओबीसीज हैं, उनके कॉन्फिडेंस को जीतने की हमें कोशिश करनी चाहिए। यह किताब में बहुत बड़ा चर्चा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। आखिर में इम्तियाज़ जलील साहब और बाकी गेस्ट को मैं कहना चाहूँगा कि आखिर चैप्टर में मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ द वे आउट। आपने देखा है कि बीजेपी को हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि बीजेपी दिन रात ये ट्राई करती है कि मुसलमान पॉलिटिक्स से कैसे ख़त्म हो जाए, कैसे दूर हो जाए, उनकी हम बात नहीं करते हैं। और उन्होंने पॉलिटिकल स्पेस को इस तरह से कम्युनलाइज करके रखा है कि मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ जीतने की गुंजाइश कम हो जाती है। किताब लिखने के क्रम में मैंने ये भी पाया है कि इफ़ द स्पेस इज सेकुलर और रोजी रोटी कपड़ा मकान पे अगर इलेक्शन होता है तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है, वही अगर कम्युनल इशूज़ पे अगर इलेक्शन होता है तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो घटता है। तो हम और बीजेपी के लोगों ने ओपनली कहा है कि वी डोंट रिक्वायर मुस्लिम वोट्स, तो उनको हम अलग कर करके चलते हैं। आखिर में मैंने कंक्लूड ये किया है, और कंक्लूजन इस एतबार से है कि किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमानों की आबादी कितनी है, वो डिसाइड करता है कि आपका वहाँ पे लाहे अमल, वहाँ पे आपका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ऑफ लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। उसमें पहला यह है कि अगर आपकी आबादी 1% से लेके 10-15% तक है तो आप वहाँ पे पॉलिटिक्स मत कीजिए।
क्योंकि जिस तरह का माहौल बाकी लोगों ने बना करके रखा है देश में, आप वहां से चुन करके नहीं आ सकते। आप एक प्रेशर ग्रुप बनाइए, सेकुलर कैंडिडेट को चुन करके लाइए, लेकिन ऑन द कंडीशन कि हमको क्या फायदे मिलेंगे, हमारे एरियाज में क्या काम होंगे, हमको क्या प्रोटेक्शन मिलेगा। जहां पे आपकी आबादी 15% से लेकर के 30-35% तक है, वहां पे आप सेकुलर कैंडिडेट को चुन करके लेकर के आइए। सेकुलर कैंडिडेट का मतलब है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उनको वोट कीजिए और उनको चुन करके लेके आइए, लेकिन अगेन ऑन द कंडीशन कि हमको सत्ता में क्या भागीदारी मिलेगी, हमको हमारे एरियाज में कितने काम होंगे, हमको बजट का कितना फीसद मिलेगा, हमको क्या प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर ठीक है हमको एमपी और एमएलए इस एरियाज में नहीं बनाते हो तो लोकल बॉडीज में हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। ये सेकेंड लाए अमल है। और थर्ड ये है कि जहां पे हमारी आबादी 30% से ऊपर है, हमें क्लेम करना चाहिए, हमें मतलब मुसलमानों को क्लेम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टीज में हो, कि ये हमारी सीट है और यहां पे हमको टिकट मिलनी चाहिए और यहां से हम चुन करके आएंगे। ये हिम्मत और ये कॉन्फिडेंस मुसलमानों में जनरेट होनी चाहिए। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि जहां से 35% से ज्यादा मुसलमान हैं वहां पे मुस्लिम बेस पार्टी से चुन करके आए। नहीं, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते हैं कि वो चाहे मुस्लिम बेस पार्टी से चुन करके आए या सेकुलर बेस पार्टी से चुन करके आए। हमको दोनों में फेथ है, हमको दोनों में यकीन है कि अगर कौम का काम होगा, कौम अगर तकलीफ में आएगी तो दोनों ही मिलकर के काम करेंगे। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाह रहे। तो इस तरह की अगर लाइन ऑफ एक्शन तैयार करें, पहला लाइन ऑफ एक्शन 1% से लेकर के 15% तक, दूसरा लाइन ऑफ एक्शन ये किताब में लिखा हुआ है 15% से लेकर के 35% तक, तीसरा लाइन ऑफ एक्शन 35% से लेकर के और 50-60%। अगर हम इस तरह से अगर हम कुछ करते हैं और जो पॉलिटिक्स का जो स्पेस है, जो टर्फ है, टर्फ ऑफ फाइट जो है, उसको अगर हम सेकुलर बना करके रखते हैं तो इंशाअल्लाह हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ेगा। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये किताब लिखी है कि इस पे व्यापक चर्चा हो, पॉलिटिकल पार्टीज इस पे ध्यान दें और मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी कि जहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी होगा। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि जितने भी जो कास्ट, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, दे विल बी प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेड। और अगर इस तरह का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है तो हमारा जो डेमोक्रेसी जो है वो इंक्लूसिव नहीं होगा। और आज यही हो रहा है कि भारत में डेमोक्रेसी है लेकिन वो इंक्लूसिव नहीं है। उन्होंने खास करके डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमें मैकेनिकल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए जो 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद एक सरकार चुन करके आए। हमें न्यूमेरिकल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए कि जो अगर 49% जिसका है वो हार जाए और 51 वाला चुन करके आ जाए। हमको सोशल डेमोक्रेसी चाहिए जहां पे सारे कास्ट, कम्युनिटीज, उनका प्रॉपर सत्ता में भागीदारी हो, पॉलिटिक्स में भागीदारी हो और देश के रिसोर्सेज में भागीदारी हो। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने मरने के पहले ये कहा था कि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कार्व आउट किया जाए जहां पे मुसलमानों की चुनने की गुंजाइश हो। जवाहरलाल नेहरू ने 1952 और 1957 के इलेक्शन को देखा और जब उन्होंने पाया कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो उन्होंने जो पार्टी के हेड्स हैं उनको लेटर लिखा था और कहा था कि टिकट्स में मुसलमानों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। जब तक टिकट नहीं दिया जाएगा वो चुन करके नहीं आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पे एक बहस जनरेट होनी चाहिए। और मई 1949 के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था कि सारे माइनॉरिटीज़ को आबादी के हिसाब से पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी होगी, लेकिन सर एब्रप्टली उस चीज़ को ख़त्म किया गया था और विद द प्रॉमिस, भारत के माइनॉरिटी से ये प्रॉमिस किया गया था कि दिस नॉन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज विल बी रिव्यूड आफ्टर 10 years ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज 10 साल तो छोड़िए, आज 75 साल हो गया, लेकिन इस चीज़ पे कोई बहस नहीं है, किसी तरह का रिव्यू नहीं है।
इस रिव्यू को क्रिएट किया जाए, इस रिव्यू पे बहस हो। तो मैं बस इसी अपने शब्दों के साथ कि इस पे बहस हो, मुसलमानों को प्रॉपर टिकट्स दी जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिलिमिटेशन कमीशन, यहाँ की इंटेलिजेंसिया, यहाँ की मीडिया जो मुसलमानों को दबा करके रखी हुई है, उनके रिप्रेजेंटेशन को, आज आबादी में हमारी हिस्सेदारी 14.2%, लेकिन पार्लियामेंट में 4% है। इस बात पे कोई चर्चा नहीं करता है। इस चीज़ पे चर्चा होनी चाहिए और हमको प्रॉपर भागीदारी मिलनी चाहिए। और जब तक, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक प्रॉपर भागीदारी नहीं मिलेगी, हमारे कोई भी इशूज़ प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अल्फाज को रिस्पेक्ट दे करके आप यहाँ पे मौजूद हुए और किताब के इजरा का आप हिस्सेदार बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सीए के ख़िलाफ़ मैंने रिज़ाइन किया था और आपके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। और आप देखे होंगे कि अगर जब हम एक स्लॉट से, एक कंपार्टमेंट से निकल करके दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जाते हैं, तब तक हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, आपके सेंटिमेंट्स का रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप मुझे आज़ाद छोड़िए, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।